दोस्तों 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो चौथे चैप्टर की क्लास हुई थी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमें लगे थे कि आपको नहीं बताया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बाद में हमने नोट्स को देखा तो हमें लगा कि नहीं वो भी जरूरी है। इसलिए ये जो क्लास आज का है ये भी चौथे चैप्टर का ही है। आप उसी चैप्टर में इसे भी नोट कीजिएगा। और यहाँ से जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ तक क्लास जो वो कल हो चुका था बहिर्मंडल तक, और आज जो क्लास होने वाला है वो यहाँ से है मौसम एवं जलवायु। मतलब ये 7th क्लास के चौथे चैप्टर का ही है, वायु चैप्टर का ही है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए एक बार। ये क्लास कल हुआ था और आज इसी में से कुछ ऐसे पॉइंट है जो रह गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कि मौसम। इसी में है कि जैसा कि वायु में ही क्या होता है, तो वायुमंडल में ही जितने मौसम संबंधित घटनाएं होती है वो होती है। तो यहाँ पे जो है मौसम एवं जलवायु के बारे में भी दिया गया है। तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। आप लोग एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये चौथे चैप्टर में ही आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट्स बनाइएगा, इसे अलग से नहीं बताइएगा। ये 5वां चैप्टर नहीं है, 7th क्लास का चौथा चैप्टर ही है। आप चाहें तो इसे दूसरा भाग मान सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे चौथे चैप्टर में ही नोट कीजिएगा। तो चौथा चैप्टर क्या है, उसमें कुछ और है जो जिसमें से मौसम एवं जलवायु। ठीक है, तो मौसम को भी देख लेते हैं कि वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मतलब मौसम क्या है, तो मौसम जो है ना वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, तो मौसम कहा जाता है। दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाती है। मतलब दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत जो मौसम होता है उस स्थान की जलवायु को बताता है। ठीक है, अब देखें कि वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, ये तापमान का परिभाषा हो गया। यानी सबसे ऊपर मौसम की परिभाषा, दूसरे नंबर पर जलवायु की परिभाषा और तीसरे नंबर पर तापमान की परिभाषा हो गया। ठीक है, अब देखें कि आपतन या सूर्यताप किसे कहते हैं। आपतन या सूर्यताप यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विकिरण को प्रभावित करती है। मतलब यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो क्या करती है, तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। अब देखेंगे कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वह आपतन कहलाती है। मतलब सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है और उसे पृथ्वी रोक लेती है उसे ही आपतन कहते हैं, जिसे सूर्यताप भी कहा जाता है। और इसकी मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर घटती है। मतलब इसकी जो मात्रा है ना वो भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर क्या होती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेती है जिससे नगर का तापमान बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शहर में इतने नजदीक नजदीक घर होते हैं कि दिन के समय जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी जितनी भी होती है वो शहर से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग क्या होती है, तो नजदीक नजदीक होती है और हवा के कारण हवा वहाँ पे तो उतना कोई खास नहीं बहता है जैसे गाँव में जितना खुला होता है, और इसी के चक्कर में वहाँ का क्या होता है, तापमान जल्दी नहीं गिर पाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि ताप मापी मतलब क्या करता है, जिसको थर्मोमीटर भी कहा जाता है, ये क्या करता है, थर्मोमीटर कहा जाता है, यह तापमान को मापता है। ठीक है, थर्मोमीटर और हिंदी में ताप मापी, ये क्या करता है, तापमान को मापता है। वायु दाब मापी, ठीक है, वायु दाब मापी जिसको बैरोमीटर भी कहा जाता है, ये क्या करता है, ये वायु दाब को मापता है। इसे याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्षा मापी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेन गॉज कहते हैं, और ये क्या कहती है, वर्षा की मात्रा को मापता है। और देखेंगे बात दिग्दर्शी ये क्या करता है, तो यह पवन की दिशा को दर्शाता है, पवन की दिशा दर्शाता है। तो ये जो चार जो यंत्र के बारे में दिया गया है इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तापमान के बारे में। नीचे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं कि तापमान को मापने की मात्रक इकाई यानी डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मतलब तापमान को मापने की इकाई क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है। मापने का आविष्कार, ठीक है, मतलब मापन का आविष्कार कौन किया था, तो इंडस सेलियस ने किया था, इंडस सेलियस ने किया था, यह वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो आप लोग ये सब जितने भी इसमें नोट्स में है ना ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग यही समझ के इसे नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि चांद पर वायु नहीं है इसलिए वहां वायुदाब भी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है क्या कि जहां पे वायु होगा वहां पे वायुदाब होगा, चांद पर वायु ही नहीं है तो वायुदाब कैसे होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताया गया। अब देखें कि पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर रखा जाता है। मतलब पवन का जो नाम है
ना, उसके आने वाली दिशा के नाम आधार पर रखा जाता है। जैसे में क्या है, तो जैसे में कोई पश्चिम से हवा आ रही है यानी पवन आ रही है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे पश्चिमी पवन, ठीक है, या पछुआ भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि वायुदाब, वायुदाब आखिर में है क्या, ठीक है। वायुदाब के बारे में आप लोगों ने बहुत सुन लिया, अब देखेंगे कि वायुदाब असल में है क्या। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायु में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। मतलब जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, दाब आपको महसूस होगा कि दाब तेजी से गिर रहा है। अब देखें कि हमारे वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। मतलब वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ क्या करती है, तो बल लगाती है। समुद्र स्थल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो अति वायु दाब कहाँ होता है, तो वो समुद्र स्तर पर होता है। अब देखें कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है, यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। निम्न दाब जो है, निम्न दाब वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अब देखेंगे कि कम तापमान वाले क्षेत्र में, ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्र में क्या होता है कि वायु ठंडी होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे कम तापमान होगा, जहाँ ठंडी का मौसम, वहाँ का वायु ठंडा होगा ही है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। मतलब जब ठंडी मौसम में जब वायु ऊपर उठेगी तो क्या होगी, तो बर्फ के कारण क्या होगी, तो हल्की भारी हो जाती है, क्योंकि वो गीली हो जाती है, तो इसके वजह से हो जाता है, ठीक है। अभी नीचे दिया गया कि भारी वायु, ठीक है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, ठीक है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर मूव करता है। वायु सदैव क्या करता है, तो वायु सदैव जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या करता है, तो और गमन करती है यानी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे पवन के बारे में। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब उच्च दाब क्षेत्र से जितने भी ये निम्न दाब वाले क्षेत्र में पवन जो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग पवन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि पवन के प्रकार कितने हैं। तो पवन कितने प्रकार के होते हैं, वो अस्थायी पवन होते हैं। पहला जो होता है वो अस्थायी पवनें होते हैं, ठीक है। अस्थायी पवनों के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि अस्थायी पवनें किसे कहते हैं। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें होती है। मतलब व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें क्या होती है, अस्थायी पवनें होती है, ठीक है। और देखेंगे यह वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है। दूसरा है सो मौसमी पवनें है। मौसमी पवनें ये क्या होता है, ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। मतलब जो मौसमी पवनें होती है वो मौसम के हिसाब से अपनी दिशा को बदलती है। इसे बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए भारत में जो मानसूनी पवनें हैं वो मानसून के वक्त क्या करती है, भारत की ओर बढ़ती है और बहती है, ठीक है। अब देखेंगे कि स्थानीय पवनें किसे कहते हैं। स्थानीय पवनें, तो स्थानीय पवनें यह पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, ठीक है। दिन के किसी विशेष समय में या वर्ष में जो पवनें चलती है उसे स्थानीय पवनें कहते हैं। यह स्थल एवं समुद्र समीर में चलती है। इरेसामा एवं बालीकुंडा उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित स्थान है। मतलब ये दो स्थान के नाम दिए हुए हैं, इरेसामा और बालीकुंडा। यह ओडिशा के दो ऐसे जगह है जो चक्रवात से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब देखेंगे आर्द्रता के बारे में, देखेंगे कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब आर्द्रता की परिभाषा है कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, मतलब जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ठीक है। आर्द्र दिन की परिभाषा थी। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, मतलब जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखिए, जैसे जैसे वायु जो है ना गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखेंगे कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण या वर्षा, जो वर्षण या वर्षा दोनों बराबर ही है। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला
वर्षन होता है, मतलब ये उदाहरण के तौर पे भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, मतलब पौधे जो है वो जल संरक्षण में मदद करते हैं, ये भी बात यहाँ पे बताया गया है। और वर्षा के प्रकार बताया गया है कि वर्षा कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है संवहनी वर्षा, दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा और तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, जो चक्रवात की वर्षा होती है। इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, आज का जो हमारा है वो चौथा चैप्टर वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जैसा कि एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इससे पहले जो भी क्लास हुआ था, मतलब एक क्लास इससे जो पहले हुआ था वो भी चौथा ही चैप्टर का था, और ये भी जो थोड़ा सा जो है पॉइंट छूट गया था, जो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको करा दूं। तो दोस्तों ये दोनों को आप एक ही जगह नोट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने ज्यादा मतलब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, व्यूअर आएंगे, उतने ही अच्छे से मैं और क्लास कराऊंगा। और जितने भी आपके बुक है 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के, वो सभी के सभी मैं बुक कराऊंगा। फिलहाल अभी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है और ये लगातार चलती ही रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब कल की क्लास में, जिसमें शायद हम लोग जल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, 5वें टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से इसे याद कीजिए। ठीक है दोस्तों।